चलिए। तो मैं लेके आपके सामने आया हूँ हिंदी साहित्य का इतिहास, जो 9, 10 और 11, 12 के लिए समान रूप से उपयोगी है। हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत सबसे पहले इसको हम लोग 2 भागों में विभाजित करते हैं। पहला गद्य साहित्य का इतिहास, दूसरा पद्य साहित्य का इतिहास। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि इतिहास से क्या तात्पर्य है। इतिहास अतीत में घटी घटनाओं का वह क्रमबद्ध अध्ययन है। इतिहास जरूरी नहीं है कि घटनाओं का हो या मनुष्य का हो या राजनैतिक हो या आर्थिक हो। इतिहास साहित्य का भी होता है। किसी समय का लिखा गया साहित्य उस समय की तत्कालीन परिस्थितियों को प्रतिबिंबित करता है और साथ ही साथ भविष्य में आने वाली पीढ़ी के लिए वह एक सुस्पष्ट और एक महत्वपूर्ण जानकारी अपने अंदर समेटे रहता है। तो इतिहास जिस प्रकार से एक काल क्रमानुसार ऐतिहासिक विवरणों का समाविष्ट होता है, उसी प्रकार से हिंदी साहित्य का इतिहास से तात्पर्य है कि हिंदी की उत्पत्ति, हिंदी भाषा का विकास और उसके साथ ही साथ जैसे जैसे हिंदी भाषा में परिवर्तन आया और परिवर्तन के साथ साथ नए लेखक और नए कवियों का उद्भव हुआ, उनकी भाषा शैली, उनकी विषय वस्तु समय समय पे परिवर्तित होते रहे। इन्हीं के आधार पर हिंदी साहित्य के इतिहास को विभाजित किया जाता है। हिंदी साहित्य के इतिहास से तात्पर्य उन सभी चीजों से है जो हिंदी साहित्य के अंतर्गत आदिकाल से लेकर के और आधुनिक काल तक और वर्तमान समय तक भी जिसके अंतर्गत चीजें आती हैं। सबसे पहले इसमें हम देखते हैं कि गद्य और पद्य इतिहास को विभाजित करने का क्या आधार रहा है। जैसा कि गद्य और पद्य के इतिहास में मूलभूत अंतर यह है कि गद्य पद्य की अपेक्षा नवीनतम विधा है, जबकि पद्य प्राचीन विधा है। पद्य का उद्भव लगभग 7वीं शताब्दी ईस्वी अपभ्रंश से शुरू होती है, जो आधुनिक खड़ी बोली हिंदी के रूप में हमें दिखाई देती है। हिंदी के पहले कवि सरहपा, जो जिनकी रचना है दोहा कोश, जो अपभ्रंश भाषा में लिखी गई। उसके बाद से लेकर नाथ साहित्य और सिद्ध साहित्य की रचनाएं, बाद में जाके वीर गाथा काल, भक्ति काल और रीति काल होता हुआ यह क्रम प्रयोगवाद अज्ञे तक चला आता इसी रूप में। तो गद्य की अपेक्षा पद्य प्राचीन है, गद्य नवीन है। पद्य में कल्पनाओं और उसके साथ साथ मिथकों की भरमार रहती है, जबकि गद्य पद्य की अपेक्षा यथार्थपरक और गद्य की विधा की दृष्टिकोण से मानव मन की रचनाओं के नजदीक होता है। तो गद्य और पद्य में 2 महत्वपूर्ण अंतर हैं। अब हम देखते हैं कि गद्य साहित्य के इतिहास को हम कितने भागों में इसको बांटेंगे। सबसे पहले देखते हैं गद्य साहित्य के इतिहास को मुख्यतः 6 भागों में बांटते हैं। पहला है पूर्व भारतेंदु युग।
दूसरा है भारतेंदु युग, तीसरा है द्विवेदी युग, चौथा है शुक्ल युग, पांचवा है शुक्लोत्तर युग, और छठा है स्वतंत्रोत्तर युग। इन 6 काल खंडों में हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास को विभाजित किया जाता है। और पहला काल है इस पे भारतेंदु के पूर्व जो हिंदी गद्य रचा गया, इसकी समय सीमा है 13वीं सदी से लेकर 1868 ईस्वी तक। यह हिंदी गद्य के विकास का प्रारंभिक चरण है। यह हिंदी गद्य के विकास का प्रारंभिक चरण है जब हिंदी अपभ्रंश से औहट्य साहित्य से होकर के ब्रज और राजस्थानी गद्य से गुजर रही थी। और इसके प्रारंभिक उन्नायकों में गोकुलनाथ और विट्ठलनाथ हैं, जिन्होंने प्रारंभिक गद्य में रचनाएं उन्होंने लिखा। इसके साथ ही साथ इस युग की एक महत्वपूर्ण रचना है जो 1623 ईस्वी में लिखी गई, 17वीं शताब्दी में, गोरा बादल की कथा, जिसको हिंदी खड़ी बोली की प्रथम रचना माना जाता है और जिसके लेखक जटमल हैं। उसी समय एक और रचना लिखी गई, चंद छंद वर्णन की महिमा, जिसके कवि हैं कवि गंग को माना जाता है। ये दोनों रचनाएं खड़ी बोली हिंदी के प्रारंभिक चरण का प्रतिनिधित्व करती हैं, किंतु इन दोनों रचनाओं को लेकर के दोनों रचनाएं हिंदी की पहली खड़ी बोली के, इस पर भी विवाद है। तो इसके आगे हम लोग चलते हैं। ब्रिटिश काल में जब ब्रिटानिया हुकूमत भारत में आई, उस समय कलकत्ता में एक कॉलेज बनाया गया 1800 ईस्वी में, फोर्ट विलियम कॉलेज, जिसका प्रमुख ध्येय था ब्रिटिश प्रशासकों या जो ब्रिटिश भारत के अंतर्गत सिविल सर्विसेज के अधिकारी थे या जो प्रशासनिक अधिकारी थे उनको प्रशिक्षित करना। किंतु कालांतर में उसका परिणाम जब सकारात्मक नहीं रहा, तब ब्रिटिश हुकूमत ने उस कॉलेज को स्थानांतरित कर दिया लंदन में, और इस तरीके से फोर्ट विलियम कॉलेज को एक स्कूल के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। और इस कॉलेज में कुछ हिंदी के प्रारंभिक गद्य के उन्नायक जो शिक्षा देते, जिसमें लल्लूलाल, सदल मिश्र, फदा सुखलाल और मुंशी इंसा अल्लाह प्रमुख थे। और इन्होंने अपनी प्रारंभिक गद्य की रचनाओं के द्वारा हिंदी को और पूर्व भारतेंदु युग को समृद्ध बनाने की परंपरा को आगे बढ़ाया। इसके बाद आता है भारतेंदु युग। भारतेंदु युग की समय सीमा है 1868 से लेकर 1900 ईस्वी तक। यह हिंदी गद्य के विकास में महत्वपूर्ण चरण माना जाता है और भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी गद्य साहित्य का जनक, क्योंकि भारतेंदु युग का एक अन्य नाम पुनर्जागरण काल भी है, इसलिए भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इस युग में अपनी भाषा, विशेष करके खड़ी बोली हिंदी को परिमार्जित करने की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण प्रयास किया। और साथ ही साथ अपने सहयोगी लेखक जो भारतेंदु मंडल के अंतर्गत, जिसमें 8 लेखक थे, जिनमें प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन, बाल कृष्ण भट्ट, राधाचरण दास आदि महत्वपूर्ण लेखकों के साथ इन्होंने हिंदी गद्य के सृजन और परिमार्जन को महत्वपूर्ण लक्ष्य तक पहुंचाया। भारतेंदु हरिश्चंद्र स्वयं एक युग दृष्टा
और युग प्रवर्तक लेखक थे। इनका जन्म 1850 में बनारस में हुआ था और इनकी मृत्यु 1885 में। इस 35 साल के छोटे जीवन काल में इन्होंने हिंदी गद्य को एक नई ऊंचाइयों तक एक नया आयाम दिया और साथ ही साथ अपने सहयोगी लेखकों के माध्यम से, जिनमें बद्रीनारायण चौधरी प्रेमखंड का आनंद कादम्बिनी और प्रताप नारायण मिश्र का ब्राह्मण आदि पत्रिकाओं के माध्यम से, और भारतेंदु स्वयं इन्होंने हरिश्चंद्र मैगजीन, कई वचन सुधा आदि पत्रिकाओं के माध्यम से हिंदी को समय समय पे महत्वपूर्ण लेख और आर्टिकल इन्होंने प्रकाशित किया, जिससे हिंदी में एक नई समृद्धि की परंपरा की शुरुआत हुई। दूसरी चीज ये कि भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म काशी में हुआ था और काशी को विद्वानों की नगरी माना जाता है। इसलिए काशी में जन्म लेके भारतेंदु हरिश्चंद्र न केवल हिंदी ही अपितु संस्कृत, बांग्ला, फारसी आदि भी भाषाओं का इन्होंने गहन अध्ययन करके प्राचीन संस्कृत भाषा में महत्वपूर्ण नाटकों का हिंदी में अनुवाद किया, जिनमें से मुद्रा राक्षस जो विशाख दत्त की रचना है, कालिदास की कई रचनाओं का अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा, विशस्व विश्व औषधम आदि रचनाओं को इन्होंने हिंदी में अनुदित किया और हिंदी भाषा को विषय वस्तु की दृष्टि से और भाषिक दृष्टि से भी मजबूत बनाने का प्रयास किया। किंतु भारतेंदु हरिश्चंद्र की भाषा में भी एक कमी रह जाती, वह है कि व्याकरण सम्मत परिमार्जन इसमें उस तरह नहीं आ पाता जो कि द्विवेदी युग में रहता है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अथक प्रयासों द्वारा हिंदी को एक नया आयाम दिया, किंतु भाषिक और व्याकरणिक दृष्टि से हिंदी को इन्होंने उस आयाम तक नहीं पहुंचा पाया, जिसके बाद महावीर प्रसाद द्विवेदी ने अपने अथक प्रयास और सरस्वती पत्रिका के माध्यम से इसको एक नया आयाम दिया। और अगला युग है द्विवेदी युग, जिसकी समय सीमा 1900 से लेकर 1922 ईस्वी तक मानी जाती है। द्विवेदी युग का एक अन्य नाम नवजागरण काल या जागरण सुधार काल भी है। इसका नाम महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर पड़ा। महावीर प्रसाद द्विवेदी द्विवेदी युग के वे महान लेखक थे, जिन्होंने अपने आगोश में तत्कालीन अनेक लेखक और कवियों को संरक्षण प्रदान किया और 1903 में सरस्वती पत्रिका के संपादक का भार संभालते हुए इन्होंने निरंतर प्रयास किया हिंदी के विकास के लिए। इलाहाबाद से इन्होंने इस पत्रिका का संपादन किया और इसी युग में हिंदी के प्रथम 2 महाकाव्यों का संपादन हुआ, जिसमें हरिऔध का प्रिय प्रवास और मैथिली शरण गुप्त का साकेत था। इनके सहयोगी लेखकों में सरदार पूर्ण सिंह, जो एक पंजाबी निबंधकार हैं, इन्होंने भी इसके लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया। और द्विवेदी जी स्वयं महान आलोचक और निबंधकार के रूप में हिंदी साहित्य जगत में इनको प्रसिद्धि मिली। इनकी महत्वपूर्ण रचनाओं में द्विवेदी युग के कालिदास की निरंकुशता और इन्होंने जो गद्य का अनुवाद किया, उनमें जो नूतन प्रमुख रचनाएं हैं द्विवेदी जी की। द्विवेदी जी ने भारतेंदु हरिश्चंद्र ने जो हिंदी के विकास को आगे की तरफ बढ़ाया था, उनमें जो व्याकरण और भाषिक त्रुटियां रह गई थी, उसको महावीर प्रसाद द्विवेदी ने व्याकरणिक और भाषिक दृष्टिकोण से उसका परिमार्जन और परिष्करण किया। और आज जो हमारे सामने हिंदी गद्य का यह स्वरूप दिखाई दे रहा है, वह महावीर प्रसाद द्विवेदी की ही देन है। तो 13वीं शताब्दी से हिंदी साहित्य, विशेष रूप से गद्य साहित्य का विकास होता हुआ
अपभ्रंश से, औहट्य से, ब्रजभाषा से, अवधि से होता हुआ यह पहुंचता है भारतेंद्र युग की उस गद्य विधा में जो तमाम भाषिक दृष्टि त्रुटियां थी उसको सुधारने का प्रयास किया द्विवेदी युग में। अभी तक गद्य की विधाओं में नाटक, कहानी, निबंध, उपन्यास ही प्रमुख विधाएं थीं, किंतु द्विवेदी युग से और द्विवेदी युग के बाद हिंदी में अनेक नवीनतम विधाओं का सृजन हुआ और इसका श्रेय जाता है महावीर प्रसाद द्विवेदी को। इन्होंने जिन लेखकों और कवियों को संरक्षण प्रदान किया उनकी रचनाओं का इन्होंने एकदम सूक्ष्म दृष्टि से उसका आलोचनात्मक निरीक्षण करके, परीक्षण करके, उनमें जो भी त्रुटियां थी उसको दूर करके इन्होंने एक नए हिंदी की विधा का, एक नए व्याकरण की विधा का इन्होंने सृजन किया और इसी द्विवेदी युग के आधार स्तंभ पर कालांतर में शुक्ल युग, शुक्लोत्तर युग और स्वतंत्रोत्तर युग का भवन खड़ा होता है। इसके बाद आता है शुक्ल युग। शुक्ल युग की समय सीमा 1922 से लेकर के 1938, 1947 ईस्वी तक। शुक्ल युग का एक नाम प्रसाद युग भी है, क्योंकि जयशंकर प्रसाद ने भी इस युग का प्रतिनिधित्व किया अपने नाटकों के माध्यम से और मुंशी प्रेमचंद्र स्वयं उपन्यासकार और कहानीकार थे। तो यह इस युग में प्रेमचंद्र ने गद्य की नवीनतम विधाओं और विषय वस्तु की दृष्टिकोण से, क्योंकि इसी समय से मार्क्सवादी प्रभाव हिंदी साहित्य पर हावी होने लगा था, जिसका लक्षण हमें प्रेमचंद्र के ग्रंथों में नजर आता है, चाहे वो गोदान हो, चाहे गबन हो, चाहे पूस की एक रात हो, चाहे नमक का दारोगा हो, चाहे बलिदान। तो इनकी तमाम कहानियां और तमाम उपन्यासों में मार्क्सवादी प्रभाव दृष्टिगोचर होता है, क्योंकि पूरे शुक्ल युग में रचनाओं और विषय वस्तु की दृष्टिकोण से विशेष करके ग्रामीण परिवेश को इन्होंने एकदम प्रभावशाली ढंग से चित्रित किया। तो इस समय पूरा युग प्रेमचंद्र की ही रचनाओं के द्वारा जाना जाता है, इसीलिए इस युग का नाम शुक्ल युग पड़ा। और क्योंकि इस युग का नाम नाम प्रसाद युग भी है, तो जयशंकर प्रसाद ने इस समय अपने नाटकों के माध्यम से और कहानियों के माध्यम से इस युग को समृद्ध किया। तो इस युग का एक अन्य नाम प्रसाद युग भी है। और इसी युग का नाम पद्य युग में जब आप आएंगे तो शुक्ल युग को ही हम छायावाद का नाम दे देते हैं, छायावादी कहते हैं। उसके प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद होते हैं। तो शुक्ल युग का नाम प्रेमचंद्र, मुंशी प्रेमचंद्र, और जो है एक और नाम शुक्ल युग के महत्वपूर्ण रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल इस युग के आलोचक और युग दृष्टा लेखक थे। क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की अधिकांशतः रचनाएं गद्य में हैं। पद्य उन्होंने बहुत कम लिखा और जो भी गद्य लिखा उनमें निबंध और आलोचना के दृष्टिकोण से उनकी रचनाएं महत्वपूर्ण हैं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के नाम पर इस युग को शुक्ल युग कहा गया, जिसके अंतर्गत प्रेमचंद्र और जयशंकर प्रसाद प्रमुख लेखक हैं, और पद्य युग में इसका नाम छायावादी हो जाता है। तो और भी इसी समय हिंदी में रिपोर्टाज, उपन्यासों का एक नए परंपरा से लिखने की शुरुआत हुई। संस्मरण, रेखा चित्र, भेंट वार्ता आदि विधाओं का नए रूप से शुरुआत होती है। इसके बाद और अंतिम युग है शुक्लोत्तर युग, जिसकी समय सीमा है 1947 से लेकर के अब तक। शुक्लोत्तर युग
शुक्लोत्तर युग की समय सीमा है 1947 से अब तक। इस पे हम जोड़ दे रहे हैं स्वतंत्रोत्तर युग भी, क्योंकि वीडियो को 60 में बनाना है। युग शुक्लोत्तर युग, शुक्ल के बाद, उत्तर का अर्थ होता है बाद, तो शुक्ल के बाद आता है शुक्लोत्तर युग, जिसकी समय सीमा इसी के अंदर मैंने पहले लिख दिया 1922 से 1947। 1922 से लेके 1938 तक शुक्ल युग माना जाता है और 1938 से 1947 तक शुक्लोत्तर युग माना जाता है। शुक्लोत्तर युग, शुक्लोत्तर युग के प्रमुख लेखक है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, जिनका महत्वपूर्ण योगदान रहा हिंदी आलोचना के क्षेत्र में और हिंदी निबंध के क्षेत्र में, और बहुत सारे संस्कृत के ग्रंथों का इन्होंने हिंदी में अनुवाद किया। और इसी समय डॉक्टर नगेंद्र और राम स्वरूप चतुर्वेदी का भी महत्वपूर्ण योगदान था। अंतिम युग है स्वतंत्रोत्तर युग, जिसकी समय सीमा है 1947 से अब तक। स्वतंत्रोत्तर युग के अंतर्गत सबसे प्रमुख इसमें लेखक और कवि के रूप में प्रतिष्ठित हुए अज्ञेय, मुक्तिबोध, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन, डॉक्टर धर्मवीर भारती, इन सबका प्रमुख योगदान रहा स्वतंत्रोत्तर युग में। स्वतंत्रोत्तर युग इसको इसलिए कहा गया क्योंकि यह युग स्वतंत्रता के बाद का युग है, और इसी समय हिंदी गद्य और पद्य दोनों विधाओं में एक नए विषय वस्तु और नए भाषिक प्रतिबिंबों और बिंबों का प्रतिनिधित्व की शुरुआत होती है, जो जिसके मुखिया अज्ञेय को माना जाता है। और मैंने आप लोगों को संक्षिप्त में हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास बताया। अब मैं कल या परसों में एक वीडियो आप लोगों के लिए जो है शेयर करूंगा, जिसमें पद्य साहित्य का इतिहास रहेगा। सिर्फ इसमें क्योंकि ऑनलाइन है और इस पे ज़्यादा वक्त हम लोग नहीं दे पाते हैं, इसलिए यह शॉर्टकट होगा। और आप लोग इसको पढ़ने के बाद अगर बुक पढ़ लेंगे हिंदी की कोई भी बुक, 9th 10th 11th 12th कोई भी हिंदी की बुक, सभी में ये रहता है और ये चारों क्लासों के लिए समान रूप से उपयोगी है, इसलिए आप लोग इसको ज़रूर पढ़िए। धन्यवाद। इसी के साथ क्लास समाप्त।